हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपब्राइट एजुकेशन पे। आज का जो टॉपिक है वह है राज्य में वन समस्या और वन आंदोलन। इससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और शुरू करते हैं वनों के इतिहास। उत्तराखंड में वनों का इतिहास क्या क्या रहा है, थोड़ा सा इसे सबसे पहले देख लेते हैं। तो राज्य में जो वन व्यवस्था के प्रारंभ किया था वो किया था कमिश्नर ट्रेल ने। कब? 1823 में जो वन व्यवस्था प्रारंभ की थी राज्य में वो किसने करी थी? कमिश्नर ट्रेल ने 1823 ईस्वी में। ठीक है, जो यहाँ के कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे कमिश्नर ट्रेल। पहले थे आपके ई गार्डनर। ठीक है, जब रैमजे कमिश्नर बने तो उन्होंने क्या 1858 में जंगल में जो ठेका पड़ता थी उसे समाप्त कर दिया। पहले क्या होता था कि जंगलों का ठेका दिया जाता था ब्रिटिश व्यापारियों को। ठीक है, उस टाइम क्या होने लग गया था, जो रेल का विकास होने लग गया तो रेल की पटरी के लिए ठीक है क्या चाहिए होती थी, लकड़ियाँ चाहिए होती थी और उसके लिए क्या ब्रिटिश जो कमिश्नर थे वो ठेका देते थे यहाँ पे कुमाऊँ ब्रिटिश कुमाऊँ में। तो जब ट्रेल यहाँ के कमिश्नर बने तो उन्होंने देखा कि वनों का क्या हो रहा है, बहुत ही विनाश हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या करते हैं यहाँ पे वनों को ठेके पे देने की प्रथा बंद करवा दी। ठीक है, और 1861 में क्या वन व्यवस्था शुरू कर दी यहाँ पे। कहाँ पे? उत्तराखंड में। फिर 1864 में क्या होता है, भारत में पहला वन विभाग की स्थापना होती है। देश में जो वन विभाग की स्थापना हुई वो कब हुई? 1864 में। और जो वन के पहले निदेशक बनाए गए वो है डेट्रिच ब्रैंडिस। वन के पहले निदेशक कौन थे? डेट्रिच ब्रैंडिस, महानिदेशक जो वन विभाग के थे। भारत में जो वन विभाग की स्थापना 1864 में। 1868 में कुमाऊं ब्रिटिश कुमाऊं में भी वन विभाग की स्थापना हो जाती है। और जो कुमाऊं के वन थे वो वनों का जो प्रबंधन दिया गया था वो मेजर पियर्सन को दिया गया था 1868 में। 1868 में जब वन विभाग की स्थापना होती है ब्रिटिश कुमाऊं में, वो उस टाइम जो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको प्रबंधन दिया था वो अंग्रेजी अधिकारी पियर्सन को दिया था। अगले ही साल 1869 में ब्रिटिश गढ़वाल में भी क्या हो जाती है, आपकी वन विभाग की स्थापना हो जाती है। और गढ़वाल के जो वन थे उन्हें बांटा गया था किसमें? चंडी वन, उदयपुर वन, कोटली दून के जंगल तथा पार्टी दून के जंगलों में बांटा गया था। किसको? गढ़वाल के वन। फिर 1877 में क्या हुआ, पहली बार वनों की श्रेणी बनाकर वन क्षेत्र की व्यवस्था की जाती है। और 1893 में नीति बनाई जाती है जिसमें सभी पूरी जो बेनाप भूमि थी जिसकी कोई नाप नहीं थी सरकार के कब्जे में ली सरकार ने और उसको क्या कर दिया, संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया। जिस भूमि का कोई भी क्या था, नाप लेखा जोखा नहीं था और जिस पे क्या किसी का अधिकार नहीं था, ग्रामीणों का अधिकार नहीं था, उसको सरकार ने अपने कब्जे में लिया और उसे क्या कर दिया, संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया 1893 में। ठीक है, फिर 1911 से 1917 तक कुमाऊं के लिए मिस्टर स्टाइफ के द्वारा क्या हो गया, वन बंदोबस्त किया गया। जो अंग्रेजी अधिकारी था स्टाइफ, उसने क्या किया 1911 से 1917 तक कुमाऊं में क्या किया, वन बंदोबस्त किया फिर से दोबारा। ठीक है, जब उन्होंने वन बंदोबस्त किया तो उन्होंने क्या किया, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो ग्रामीण फॉरेस्ट थे उनमें क्या किया उन्होंने कि जो गांव वालों की जो जमीनें थी जो जंगलों के किनारे थी उसे भी क्या वन विभाग में क्या वनों के अंदर डाल दिया। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ही रुष्ट उत्पन्न हो गया। कहाँ पे? आपके कुमाऊं में। तो इसके लिए क्या किएगी, फिर जब आंदोलन होने लगे यहाँ पे कुमाऊं में वनों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, तब 13 अप्रैल 1921 को अंग्रेज क्या करते हैं यहाँ पे, जो कुमाऊं कमिश्नरी के अंग्रेज अधिकारी होते हैं वो फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति का गठन करते हैं। और इस ग्रीवेंस समिति का जो अध्यक्ष बनाया जाता है पर्सी विंगडम को बनाया जाता है। विंगडम हो गया, ये था पी विंगडम, यानी कि पर्सी विंगडम को क्या बनाया जाता है यहाँ पे, अध्यक्ष बनाया जाता है। किसका? फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति का। ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है 13 अप्रैल 1921 को। और जोत सिंह नेगी उसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी थी वो अपनी रिपोर्ट पेश की वो 1921 में, अक्टूबर 1921 में पेश की। बनाई कब की थी समिति? 13 अप्रैल 1921 को। और रिपोर्ट कब थी? अक्टूबर 1921 को। और ये क्या करती है समिति, क्या करती है पूरे कुमाऊं क्षेत्र में क्या करती है, लोगों से मिलती है, उनकी समस्याएं सुनती है, उनकी शिकायतें सुनती है और उस आधार पर क्या करती है, अपनी रिपोर्ट पेश करती है अक्टूबर 1921 में।
फिर 1930 में क्या, कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का क्या होता है, गठन होता है 1930 में। राज्य में जो भी किसान और वन आंदोलन हुए उनको क्या कहा जाता है, ढंढक। ठीक है। और राज्य में कृषक और वन आंदोलन जनक किसे माना जाता है, गोपाल सिंह राणा को। इन्हीं क्या माना जाता है, राज्य में कृषक आंदोलन और वन आंदोलन का जनक गोपाल सिंह राणा। इसी बीच जब यहाँ पे ब्रिटिश कुमाऊं था, तो जो आपका टिहरी रियासत था जो 1815 में बना था, तो टिहरी रियासत में क्या होगी, 1885 में क्या होगी, यहाँ पे वन विभाग की स्थापना होगी। किसके अध्यक्ष में, पंडित केशवानंद की अध्यक्षता में क्या होगी, यहाँ पे वन विभाग की आपकी स्थापना होगी। अब देखो कुछ अधिनियम वगैरह बनाए गए यहाँ पे, किसमें, वनों के लिए। तो सबसे पहले अधिनियम जो भारत में बना वो बना भारतीय वन अधिनियम 1865। ठीक है। जो वनों को पूरा इतिहास जो अंग्रेजों के टाइम का था वह हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की वो हिस्ट्री में। जब हम उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ेंगे उस दौरान जो पूरी डिटेल से पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे, वनों का यहाँ का जो इतिहास है। ठीक है, कि अंग्रेजों के टाइम, ब्रिटिश के टाइम यहाँ पे क्या क्या हुआ, ये क्या थोड़ा संक्षिप्त में था आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए। ठीक है। अब जो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे वन अधिनियम, मैंने आपको बताया कि 1864 में क्या हो गया था, 1864 में हो गया था वन विभाग की स्थापना। कहाँ पे, भारत में, देश में 1864 में वन विभाग की स्थापना होती है। और इसका जो महानिदेशक बनाए जाते हैं वो होते डेट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, डेट्रिच ब्रैंडिस को क्या किया जाता है, यहाँ पे महानिदेशक घोषित किया जाता है वनों का। और यही क्या ले जाते हैं 1865 में, अगले ही साल, भारतीय वन अधिनियम। तो ये देश का प्रथम वन अधिनियम था, कौन, 1865 वाला भारतीय वन अधिनियम 1865। और इसमें अंग्रेज क्यों लेके आए थे इसको, कि उस टाइम क्या था, वनों से ज़्यादा इनको क्या राजस्व प्राप्त करना था, टैक्स प्राप्त करना था, उसके लिए यहाँ पे नियम कानून लेके आए थे। ठीक है। फिर जो दूसरा वन अधिनियम आया वो आया आपका 1878 में। ये क्या था, 1865 का जो वन अधिनियम था उसको क्या था, वो अमेंड किया गया था, उसको संशोधित किया गया था, और वो लाके कब आए थे, 1878 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इसे इंग्लिश में कहेंगे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। ये क्या था, अमेंडमेंट था किसका, 1865 का। ये इस अधिनियम में क्या क्या किया गया, इस अधिनियम में जंगलों को, वनों को, फॉरेस्ट को दो भागों में बांटा गया, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट होते थे आपके आरक्षित वन, और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट होते थे आपके संरक्षित वन। तो आरक्षित वन और संरक्षित वन में क्या अंतर, जो आरक्षित जो रिजर्व फॉरेस्ट है उनमें क्या, उनमें बिना अनुमति के, बिना सरकार के अनुमति के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। ना आप उसमें लकड़ी ला सकते हो, ना गाय भैंस चरा सकते हो। ठीक है। जो संरक्षित वन थे उसमें ग्रामीण क्या कर सकते थे, अपनी दिनचर्या कर सकते थे, लकड़ी लाना, गाय चराना, मछली मारना नदियों में। ठीक है, वहाँ से जो भी इनकी क्या दिनचर्या थी वो कर सकते थे, लेकिन संरक्षित हो गए कि वहाँ पर उनको उस जंगल को उनको संरक्षण भी करना था। लेकिन जो रिजर्व फॉरेस्ट था उसमें क्या कुछ भी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता था। उसके लिए अगर कोई अपनी क्रियाकलाप वहाँ पे करता है बिना सरकार की अनुमति के तो उसको क्या दिया जाता था, दंड दिया जाता। ठीक है। और इसी अधिनियम में जो टिम्बर की लकड़ी थी उस पर भी टैक्स लगाया गया। किस पे, जो टिम्बर की लकड़ी थी उस पर भी क्या लगाया, टैक्स। अब देखो जो यहाँ पे क्या होने लगे, वनों के क्या अधिकार होने लगे, सरकार के पास वनों के अधिकार आ गए, तो सरकार ने इस पर क्या करने लगे। अब सरकार को क्या चाहिए थी, इसके लिए शिक्षा की जरूरत थी, वनों की शिक्षा की जरूरत थी। और इसी के तहत, इसी नियम के तहत, इसी अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट 1878 के तहत देहरादून में होती है भारत का सर्वप्रथम जो वन कॉलेज था, वन विद्यालय था, वो था फॉरेस्ट स्कूल था देहरादून में। तो वो खुलता है आपका 1878 में देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना होती है। और जो इसके संस्थापक थे वो भी कौन थे, डेट्रिच ब्रैंडिस, जो ये भारत में क्या थे, प्रथम वन महानिदेशक थे। वही क्या करते, स्थापना करते आपकी किसकी, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की। ठीक है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के बारे में, जो बाद में क्या चल के क्या मतलब FRI, जो आज का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यही पहले क्या था, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। ठीक है। तो 1878 में इसकी स्थापना होती है देहरादून में। इसके संस्थापक कौन है, डेट्रिच ब्रैंडिस। अब देखो इसके 6 साल बाद यानी कि 1888 में इस कॉलेज का नाम बदल दिया जाता है और इस स्कूल का क्या नाम रखा जाता है, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून।
जो अंग्रेज अपने जो भी बनाते थे उस टाइम, ब्रिटिश जो भी बनाते थे उसके आगे क्या लगाते थे, इंपीरियल लगाते थे। तो 1878 में इन्होंने कॉलेज बनाया, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, ठीक है। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदल के 1884 में क्या हो गया, इंपीरियल जोड़ दिया उसके आगे से, क्या जोड़ दिया, इंपीरियल। अब ये क्या हो गया 1884 से इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। अब जैसे जैसे क्या वनों की शिक्षा बढ़ने लगी तो ये क्या करने लगी, वनों पे शोध करने लगी। अब वनों पे शोध करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए था, रिसर्च सेंटर चाहिए था। तब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने 1906 में जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था उसको क्या रिसर्च सेंटर में तब्दील किया, और उसका नाम बदल के क्या रखा गया, उसका नाम बदल के रखा गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या, फॉरेस्ट, FRI। तो इसीलिए जो FRI की स्थापना मानी जाती है, FRI जो इस्टेब्लिश हुआ है वो 1906 में, 1906 में इस्टेब्लिश हुआ है किस, एक रिसर्च सेंटर के रूप में, जो पहले क्या था, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, ठीक है। तो इसका नाम क्या था यहाँ पे, ये इसका है, इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट FRI हो गया। तो FRI की स्थापना इसीलिए कब मानी जाती है आपकी, 1906 में। अब आज़ादी, जब भारत आज़ाद हुआ तो इसके आगे से इंपीरियल नाम हटा दिया गया, इंपीरियल नाम हटा दिया क्योंकि ये ब्रिटिश का नाम था, अंग्रेजों का नाम था। तो जब भारत आज़ाद हो गया था तब इसका नाम सिंपल हो गया आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आज भी FRI का, ठीक है। तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है 1906 में। 1987 में क्या इसी FRI के अंदर क्या खुलता है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो IFS होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। फॉरेस्ट सर्विस वाले जो आपके अधिकारी होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं कहाँ पे, आपके इसी FRI में। और वो जो इंस्टीट्यूट है, जिसकी जो अकेडमी है, जिसके अंदर एक FRI के अंदर वो ट्रेनिंग होती है, उस अकेडमी का क्या नाम है, उस 1987 में क्या रखा गया, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी। 1991 में FRI को, जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उस टाइम वो किसके नाम से जाना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, MSRD। MSRD इसको क्या देता है, 1991 में देता है इसका विश्वविद्यालय का दर्जा। इसे क्या देता है, एक विश्वविद्यालय बनाता है MSRD का 1991 में। तो ये थी आपकी थोड़ा सी हिस्ट्री किसकी, FRI की। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम देहरादून की जिला सीरीज पढ़ेंगे, FRI, ठीक है। तो एक संक्षिप्त सूचना थी किसके बारे में, FRI के बारे में। इसी क्रम में क्या होता है, अंग्रेज 1929 में क्या करते हैं, वन अनुसंधान शाला, रिसर्च लेबोरेटरी खोलते हैं, कहाँ पे, कोलागढ़ देहरादून में क्या करते हैं, रिसर्च लेबोरेटरी, फॉरेस्ट रिसर्च लेबोरेटरी खोलते हैं 1929 में। भारत की आज़ादी के बाद 1981 में क्या देहरादून में खोलते हैं फिर फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज, और देहरादून में केंद्रीय अकादमी वन राज्य सेवा, जिसमें क्या होती है, रेंजरों की क्या होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है। ये कब खुलते हैं, देहरादून में सारे 1981 में। तो ये था आपका वन अधिनियम 1878। इसकी के तहत क्या होती है आपकी फॉरेस्ट स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट, फॉरेस्ट स्कूल क्या बनते हैं, इसी अधिनियम के तहत बनता है, और इसके संस्थापक किसे माना जाता है, डिट्रिच ब्रेंडिस। अब जो अगला वन अधिनियम आता है वो वन अधिनियम से यहाँ पे मतलब वनों के लिए जो कानून बनाएंगे, ठीक है, अंग्रेजों की तरह। जो अगला वन अधिनियम आता है वो वन अधिनियम आता है 1927 का, ठीक है। और ये संशोधित अधिनियम था कौन सा, 1878 का, 1878 का अमेंडमेंट था कौन, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो इस अधिनियम में क्या गया, वनों को 3 भागों में बांटा गया। 1878 में वनों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और सुरक्षित। इसमें 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। जब क्या करने लोग बहुत ही ज़्यादा वन आंदोलन करने लग गए, उस वजह से क्या इन्होंने अपने एक्ट चेंज किए और 3 भागों में वनों को बांटा गया। जो आरक्षित वन थे वो क्या थे, रिजर्व, मतलब उनमें बिना अनुमति के कोई भी क्रियाकलाप नहीं हो सकते। सुरक्षित वनों में क्या कर सकते, आप क्रियाकलाप कर सकते हो लेकिन उन्हें क्या सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। और तीसरे बनते विलेज फॉरेस्ट, यानी कि ग्रामीण वन। ये क्या थे, विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट में कौन सा क्षेत्र आता था कि गांव के जो आसपास के जो जंगलों का इलाका था, जिसमें गांवों की खेती वगैरह होती थी, और उनके थे उससे थोड़ा किनारे से लगने वाले, जैसे गांव है और ये जंगल है, ये बीच का जो इलाका है, ये गांव के जंगल है, इसे क्या डाला गया यहाँ पे, फॉरेस्ट में। ये विलेज है, ठीक है, और ये क्या था, ये जंगल है वैसे बाहर, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है इसे क्या डाला गया,
फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट में। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के जंगल थे वो किसके कब्जे में दिए गए? ग्रामीणों के कब्जे में दिए गए, जिससे क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी दैनिक क्रियाएं कर सकते हैं आपके विलेज फॉरेस्ट में। यहाँ पे उनको क्या कोई भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी किसी से भी। और फॉरेस्ट एक्ट के बाद अब बनाई जाती है फॉरेस्ट पॉलिसी। फॉरेस्ट पॉलिसी को क्या कहते हैं? वन नीति। तो एक्ट तो नियम हो गए, उसमें नियम कानून लिखे होंगे। अब नीतियां कब बनती है? सबसे पहले जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनती है, वन नीति बनती है भारत में, वो बनती है आपकी 1894 में। तो पहली वन नीति जो राष्ट्रीय वन नीति थी भारत की, वो कब बनती है? 1894। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य फिर अंग्रेजों का क्या था इस नीति बनाने का? राजस्व प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना कहां से? जंगलों से। ठीक है। उस टाइम मैंने आपको बताया था, उस टाइम कौन क्या चल रहा था? ट्रेन, रेल का क्या हो रहा था? निर्माण बहुत तेजी से हो रहा था। उसके लिए किस सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी? आपकी लकड़ियों की। तो वो कहाँ से आएंगे? वनों से आएंगे। और सबसे ज्यादा हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड। ठीक है। तो जो ब्रिटिश कमिश्नरी थी उसके अंदर काफी सारे वन थे, उनका क्या था? टैक्सेशन, टैक्स प्राप्त करना था इसका उद्देश्य। ठीक है। अब आती है राष्ट्रीय वन नीति 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, ये आज़ाद भारत की पहली वन नीति थी। ठीक है। आज़ाद भारत की क्या थी? पहली वन नीति थी। इसके तहत क्या बोला गया कि देश का जो टोटल एरिया है, टोटल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है, उसके 33% पे क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट। 33% पे वन होना चाहिए। ठीक है। और मैदानी इलाकों के लिए रखा गया 25% और पर्वतीय इलाकों के लिए रखा गया 60%। यानी कि जो मैदानी इलाके हैं देश के, उसमें कम से कम 25% पर क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। कहाँ पे? मैदान में। और जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पे कितना होना चाहिए आपका? 60% पे क्या होना चाहिए? वन। और ओवरऑल पूरे देश का जो टोटल एरिया है उसके 33% पे क्या होना चाहिए? आपका फॉरेस्ट होना चाहिए। ये बोला गया था किसमें? आपके फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में। इस फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत जो यहाँ के फॉरेस्ट थे भारत के या उत्तराखंड के, क्योंकि पूरे देश की वन नीति तो सारे देश में एक ही चीज लागू होगी, तो फॉरेस्टों को 4 भागों में डिवाइड किया गया। एक था आरक्षित यानी कि रिजर्व, फिर थे राष्ट्रीय वन यानी कि नेशनल फॉरेस्ट। ठीक है। फिर थे आपके ग्रामीण वन यानी कि आपके विलेज फॉरेस्ट, फिर आते ट्री फॉरेस्ट। ठीक है। अब तो एक एक करके देखते हैं ये थे क्या। रिजर्व फॉरेस्ट जो जैसे रिजर्व है सारी चीजें उसमें। ठीक है। वहां पे बिना किसी वन विभाग की अनुमति के वहां पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। जैसे आपको वो रिजर्व एरिया आते हैं ना, जैसे जिसमें क्या होते हैं आपके, जिसमें आपके होते हैं नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वो सारे रिजर्व में आती है। ठीक है। ये आरक्षित क्षेत्र वाले हो गए। फिर दूसरा क्या आता है? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब नेशनल फॉरेस्ट। नेशनल फॉरेस्ट किस उद्देश्य से बनाएंगे? नेशनल फॉरेस्ट बनाएंगे इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों की वजह से। बहुत सारी चीजों के उद्योग क्या होता है? किस पर डिपेंड होता है? आपके वनों पर डिपेंड होता है। जैसे कागज उद्योग। ठीक है। आपका कौन सा उद्योग? कागज। या आपका फर्नीचर उद्योग। तो ये सारे किस पर डिपेंड है? वनों पे। तो इसके लिए अलग ही फॉरेस्ट बनाएंगे। वो फॉरेस्ट क्या कहलाता है? आपके नेशनल फॉरेस्ट। ठीक है। फिर तीसरे फॉरेस्ट आते थे विलेज फॉरेस्ट यानी कि ग्रामीण वन। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गांवों के आसपास का वन है, इसे किसमें सम्मिलित किया गया? इसे सम्मिलित किया गया ग्रामीण वन। गांव का आसपास वाले क्षेत्र ग्रामीण वनों में सम्मिलित किया। वहां के जो सारा क्रियाकलाप होता था ग्रामीण लोग देखते थे। फिर आता था ट्री फॉरेस्ट। ट्री फॉरेस्ट ऐसे बंजर उबड़ खाबड़ भूमि होती थी जिसपे क्या मानव निर्मित वन बनाए जाते थे। यानी कि कोई भी क्या बंजर क्षेत्र है उस पर क्या वृक्षारोपण करके वहां पे क्या कुछ सालों में 15, 20, 25, 30 साल में क्या करते? पूरा ही जंगल बना दिए। तो ऐसे फॉरेस्ट क्या होते थे? आपके ट्री फॉरेस्ट। ये 4 भागों में डिवाइड किया गया था फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के तहत जंगलों। अगली जो फॉरेस्ट पॉलिसी आती है वो आती 1988। तो ये क्या थी? ये भी फॉरेस्ट पॉलिसी आपकी क्या थी? अमेंडमेंट करी हुई थी। ये क्या थी? इसमें संशोधन किया गया था और इस संशोधन था आपका 1952 की वन नीति का। तो इसमें क्या इसका जो उद्देश्य था? वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास। ये था इसका मुख्य उद्देश्य आपका फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। फिर जो अगली फॉरेस्ट पॉलिसी आती है वो 10 साल बाद 1998 में आती है अगली फॉरेस्ट पॉलिसी। और इसका मेन जो मकसद था वो बायोडाइवर्सिटी।
जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इसका क्या था आपका मेन मकसद था, किसका, वन नीति 1998 का, जीव जंतु का संरक्षण और उनके प्रति जो कार्य योजना है, तो इसके तहत बहुत सारे के नेशनल पार्क वगैरह भी बनाएंगे, और क्या बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत सारे स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट वगैरह, बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे देश में क्या चलाएंगे, ठीक है, जो क्षेत्र जिसके लिए संरक्षित किया गया, जैसे जानवर या जैसे पक्षी या किसी भी प्रजाति के लिए संरक्षित किया, ये क्या इस फॉरेस्ट पॉलिसी में दिखाया गया कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को रखना, बचा के रखना, ठीक है। और जो रिक्त और बंजर भूमि थी, तो बड़े पैमाने पर रिक्त और बंजर भूमि पे क्या होने लगी, वृक्षारोपण होने लगी, किस नीति के तहत, फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 के तहत। अब कुछ अन्य फैक्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं जो क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और सबसे मेन बात, ये फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होने वाला है आपको, उसमें ये सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा यूके SSS का कोई भी एग्जाम हो, यूके PCS का कोई भी एग्जाम हो जिसमें क्या उत्तराखंड पूछी जाती है, तो ये चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हमेशा आती हैं। तो ये फैक्ट देख लो, 1980 में क्या होता था, वन संरक्षण अधिनियम आता है, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया है भारत सरकार ने 1980 में, जिसके तहत क्या जो राज्य सरकार थी उसका जो फॉरेस्ट एरिया था, अगर राज्य सरकार ने अपना फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया में बदलना है, फॉरेस्ट एरिया को किस में बदलना है, फॉरेस्ट को किस में बदलना है, आपने सरकार ने नॉन फॉरेस्ट में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के आप फॉरेस्ट कवर एरिया को नॉन फॉरेस्ट कवर एरिया घोषित नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या इस अधिनियम में बोला गया था आपका 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में, भारत सरकार से उन्हें हर राज्य को मंजूरी लेनी पड़ेगी ये काम करने के लिए। दूसरा फैक्ट है कि 1981 में 1981 में देहरादून में खोला गया भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब होती है, 1981 में, और कहाँ स्थापित है, देहरादून में, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे का डिपार्टमेंट। तो ये क्या करता है, फॉरेस्ट जो आपके आजकल वन रिपोर्ट आती है ना, हर 2 साल में, हर 2 साल में आपने सुना होगा वन रिपोर्ट आती है, जो देखते हैं कि पूरे देश में कितने वन घटे हैं, कितने बढ़े हैं, कितनी डेंसिटी बढ़ी है, कितनी कम हुई, किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ ज़्यादा हुई, वनों की जो पूरी भी स्टडी या रिपोर्ट होती है हर 2 साल में कौन जारी करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। और इसने जो अपनी पहली वन रिपोर्ट जारी की थी वो थी 1987 में। 1987 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग अपनी पहली फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है देश के लिए, और लेटेस्ट जो करी वो 2021 में, ठीक है। 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है किसकी, आपकी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे डिटेल्स की, उत्तराखंड के बारे में या देश के बारे में, कितना वन बढ़ा है, कितने क्षेत्रफल में वन है, कितना नहीं है, कहाँ कहाँ बढ़ा है, कहाँ कहाँ घटा है, इस पर एक डिटेल वीडियो आएगा बाद में, ठीक है। 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर उत्तराखंड में यह मेन फोकस रहेगा। अब बारी आती उत्तराखंड सरकार ने कुछ क्या वन अधिनियम बनाई, तो वनों की जो नीति, जो पॉलिसी थी हमारे राज्य की, उत्तराखंड राज्य की जो वनों की पॉलिसी बनाएगी, यहाँ के राज्य सरकार ने बनाई 2001 में। तो उत्तराखंड राज्य की वन नीति, ठीक है, तो वन नीति कब बनती है यहाँ पे 2001 में, और 2005 में एक दूसरी नीति बनती है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, वो बनती है वृक्षारोपण नीति। वृक्षारोपण नीति कब बनती है, 2005 में, किसके द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा लागू की जाती है, ठीक है। अब देखो, जो वैसे वन महोत्सव मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका जुलाई के प्रथम सप्ताह में, और इसे क्या 1950 में KM मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव, ठीक है। तो वन महोत्सव कब शुरू किया गया, 1950 में KM मुंशी के द्वारा, और अब जो वर्तमान में भी ये मनाया जाता है कब, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। केंद्रीय वन बोर्ड का गठन होता है आपका कब, 1950 में, और केंद्रीय वन आयोग का गठन आपका कब होता है, आपका 1965 में। केंद्रीय वन बोर्ड का गठन कब, भारत सरकार के द्वारा 1950 में, भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय वन आयोग का जो गठन हुआ है वो आपका 1965 में, ठीक है। अब पर्यावरण पर शोध करने के लिए क्या राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में बनाया गया। ये हम कुछ फैक्चुअल बातें पढ़ रहे हैं जो कि पेपर में अक्सर पूछी जाती थी, इसलिए कि मैंने यहाँ पे इनको रखा है किसके साथ, इस टॉपिक में, ठीक है। नेशनल जो पॉलिसी है फॉरेस्ट के और एक्ट के बाद ही इनको रखा गया, ठीक है। अब जो राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो 1976 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक क्या
वानिकी कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो किया गया है आपका 1976 में। ठीक है, अब जो अगला है वो हमारा वन आंदोलन है, उत्तराखंड के वन आंदोलन। तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियोज में, अगले लेक्चर। ठीक है, तो बहुत सारे वन आंदोलन थे, इसमें क्या वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो क्या इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जो अगला पार्ट आएगा इसका वो आएगा उत्तराखंड में वन आंदोलन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर की जरूर कीजिए, और आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम से अगर आपको जुड़ना, पीडीएफ चाहिए तो आप क्या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने या तो टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर देंगे, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी। और इसके अलावा कोई भी आपको सूचना चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगी।